जय हिंद दोस्तों। हमारी कोशिश है कि आप सभी को भली भांति अंग्रेजी बोलना आ जाए। इस कारण हमारा कोर्स सरल से कठिन की ओर है, यानी कि कुछ दिनों के कोर्स काफ़ी सरल होंगे ताकि जब हम कठिन की ओर बढ़ें तब आपको परेशानी ना हो। फिर भी इन सरल दिनों में कुछ खास बातों का समावेश किया गया है। तो चलिए आज का कोर्स शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है टेंस। टेंस यानी कि काल। टेंस हमें समय के बारे में जानकारी देता है। यह हमें यह बताता है कि जिन वाक्यों के बारे में हम बात कर रहे हैं वो किस समय का है। टेंस तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, पास्ट टेंस यानी भूतकाल, फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। प्रेजेंट टेंस हमें यह बताता है कि अभी क्या कार्य हो रहा है, मतलब अभी हम क्या कर रहे हैं या अभी क्या हो रहा है। जैसे आज रविवार है, मेरा भाई स्कूल जाता है, हम खेल रहे हैं। पास्ट टेंस भूतकाल, यह हमें बीते हुए समय के बारे में बताता है। जैसे कल शनिवार था, मैं स्कूल जाता था, हम खेल रहे थे। फ्यूचर टेंस भविष्यकाल, यह हमें आने वाले समय या भविष्य में होने वाले कार्य के बारे में बताता है। जैसे कल सोमवार होगा, मेरा बेटा स्कूल जाएगा, हम खेल रहे होंगे। चलिए अब इन सब के बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। इसकी पहचान यह होती है कि इसके वाक्य के अंत में है, हैं या हूँ आते हैं। जैसे आज रविवार है, हम खेल रहे हैं, मैं खेल रहा हूँ। इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, आर, एम का उपयोग होता है। चलिए अब हम एक एक करके सबके बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले इज। दिस, डैट, ही, शी, किसी का नाम जैसे राम, सीता, मोहन आदि या एक वचन वस्तुओं के साथ इज का उपयोग होता है। चलिए सबसे पहले हम दिस और डैट के बारे में जानते हैं। दिस यानी कि यह, डैट यानी कि वह। जब कोई वस्तु हमारे पास होती है तब हम दिस का उपयोग करते हैं। जब वही वस्तु हमसे दूर होती है तब हम डैट का उपयोग करते हैं। इस चित्र में यह कुत्ता इस व्यक्ति के नज़दीक खड़ा है। अब यदि कोई दूसरा व्यक्ति इस व्यक्ति से पूछे कि यह क्या है, तो इस व्यक्ति का जवाब होगा दिस इज अ डॉग, यानी यह एक कुत्ता है। परंतु अब यह कुत्ता इस व्यक्ति से दूर जा चुका है। अब इस कुत्ते के बारे में पूछने पर इस व्यक्ति का जवाब होगा दैट इज अ डॉग, यानी वह एक कुत्ता है। इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण लेते हैं। इस चित्र में भी इस व्यक्ति के पास एक गाय है और इस गाय के बारे में कोई यदि पूछे कि यह क्या है, तो इस व्यक्ति का जवाब होगा दिस इज अ काउ, यानी यह एक गाय है। परंतु अब गाय दूर जा चुकी है। अब इस व्यक्ति का जवाब होगा दैट इज अ काउ, यानी वह एक गाय है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब कोई चीज या कोई वस्तु हमारे नज़दीक होती है तब हम दिस का प्रयोग करते हैं, और जब वही वस्तु या कोई अन्य वस्तु दूर होती है तब हम डैट का उपयोग करते हैं। चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं। बस के नज़दीक होने पर हम बोलेंगे यह एक बस है, दिस इज अ बस। जब वह दूर होगी तब हम बोलेंगे वह एक बस है, दैट इज अ बस। इसी प्रकार बैग के नज़दीक होने पर यह एक बैग है, दिस इज अ बैग। बैग के दूर होने पर वह एक बैग है, दैट इज अ बैग। अंगूठी के नज़दीक होने पर यह एक अंगूठी है, दिस इज अ रिंग। अंगूठी के दूर होने पर वह एक अंगूठी है, दैट इज अ रिंग। इसी प्रकार मोबाइल के नज़दीक होने पर यह एक मोबाइल है, दिस इज अ मोबाइल। और जब वही मोबाइल दूर हो जाए तब वह एक मोबाइल है, दैट इज अ मोबाइल। इस प्रकार हम यह जानते हैं कि नज़दीक हो तब हम दिस का, और जब वही वस्तु दूर हो जाए
तब हम डैट का उपयोग करते हैं। चलिए अब हम आगे यह जानते हैं कि डैट, ही और शी में क्या अंतर है। डैट, ही और शी तीनों का ही अर्थ वह होता है। यदि वह इंसान हो तो ही या शी का उपयोग होता है, परंतु यदि वह इंसान ना हो तो डैट का उपयोग होता है। जैसे वह एक बिल्ली है। यहाँ बिल्ली एक जानवर है, वह ना पुरुष है ना ही स्त्री है, इसलिए यहाँ डैट का उपयोग होगा। डैट इज अ कैट। वह राम है। राम एक पुरुष का नाम है, इसलिए यहाँ ही का उपयोग होगा। ही इज राम। वह सीता है। सीता एक महिला का नाम है, इसलिए यहाँ शी का उपयोग होगा। शी इज सीता। वह एक बैग है। बैग एक निर्जीव वस्तु है, इसलिए यहाँ डैट का उपयोग होगा। डैट इज अ बैग। वह एक धोबी है। धोबी एक पुरुष होता है, अतः यहाँ ही का उपयोग होगा। ही इज अ वॉशरमैन। वह एक नर्स है। नर्स महिला होती है, इसलिए यहाँ शी का उपयोग होगा। शी इज अ नर्स। वह एक मोबाइल है। मोबाइल एक निर्जीव वस्तु है, अतः यहाँ डैट का उपयोग होगा। डैट इज अ मोबाइल। वह एक डॉक्टर है। डॉक्टर स्त्री और पुरुष दोनों ही होते हैं। जब हम पुरुष डॉक्टर के बारे में बात करेंगे तब हम ही का उपयोग करेंगे। ही इज अ डॉक्टर। और जब हम स्त्री डॉक्टर के बारे में बात करेंगे तब हम शी का उपयोग करेंगे। शी इज अ डॉक्टर। वह एक बस है। डैट इज अ बस। वह एक कवि है। यदि कवि पुरुष है तो उसे हम कवि यानी पोएट कहते हैं, इसलिए यहाँ हम ही का उपयोग करते हैं। जबकि अगर कवि का हम स्त्रीलिंग देखें तो वह कवित्री कहलाती है। कवित्री एक स्त्री होने के कारण यहाँ हम शी का उपयोग करेंगे। शी इज अ पोएटेस। अगला उदाहरण, वह एक अंगूठी है। डैट इज अ रिंग। वह सुनार है। सुनार पुरुष होता है, इसलिए यहाँ ही का उपयोग होगा। ही इज अ गोल्ड स्मिथ। वह एक गायिका है। गायक पुरुष होता है, जबकि गायिका महिला होती है, अतः यहाँ शी का उपयोग होगा। शी इज अ सिंगर। इस प्रकार हम इज का उपयोग दिस, डैट, ही, शी के साथ जान चुके हैं। अब हम इज का उपयोग किसी नाम के साथ जानेंगे। जैसे राम एक अच्छा लड़का है। राम एक व्यक्ति का नाम है, इसलिए यहाँ पे इज का उपयोग होगा। राम इज अ गुड बॉय। वाराणसी एक सुंदर शहर है। वाराणसी एक शहर का नाम है, इसलिए यहाँ भी इज का उपयोग होगा। वाराणसी इज अ ब्यूटीफुल सिटी। भारत एक महान देश है। भारत एक देश का नाम है और पूरी दुनिया में केवल एक ही भारत है, इसलिए यहाँ भी इज का उपयोग होगा। इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। सीता एक डॉक्टर है। सीता एक महिला का नाम है, इसलिए यहाँ भी इज का उपयोग होगा। सीता इज अ डॉक्टर। अब हम एक वचन वस्तुओं के साथ इज का उपयोग देखेंगे। बिल्ली काली है। चूंकि यहाँ एक ही बिल्ली के बारे में बात हो रही है, इसलिए यहाँ भी इज का उपयोग होगा। द कैट इज ब्लैक। कुत्ता भौंक रहा है। यहाँ भी एक ही कुत्ते के बारे में बात हो रही है, इसलिए यहाँ भी इज का उपयोग होगा। डॉग इज बार्किंग। बच्चा रो रहा है। चूंकि बच्चा भी एक ही है, इसलिए यहाँ भी इज का उपयोग होगा। द बेबी इज क्राइंग। इस प्रकार हम इज का उपयोग जान चुके हैं। अब हम एम का उपयोग जानेंगे। एम का उपयोग आई के साथ होता है। आई यानी कि मैं। जैसे मैं किसान हूँ। आई एम अ फार्मर। मैं अध्यापिका हूँ। आई एम अ टीचर। पहले वाक्य में किसान एक पुरुष है, जबकि दूसरे वाक्य में अध्यापिका एक महिला है। हम देखते हैं चाहे वह पुरुष हो या महिला, दोनों के साथ ही मैं के लिए आई का ही उपयोग होगा। अगला उदाहरण, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। आई एम प्लेइंग फुटबॉल। मैं अखबार पढ़ रहा हूँ। आई एम रीडिंग द न्यूज़पेपर।
इस प्रकार हम एम के बारे में भी जान चुके हैं। अब हम आर के बारे में जानेंगे। दीज यानी ये, दोज यानी वो या वे, यू यानी तुम, वी यानी हम, दे यानी वो या वे और बहुवचन वस्तुओं के साथ आर का उपयोग होता है। चलिए एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। इसके पहले हमने इच के साथ देखा कि एक वचन वस्तुओं के साथ इच का उपयोग होता है, जबकि बहुवचन वस्तुओं के साथ आर का उपयोग होता है। सबसे पहले हम दीज और दोज के बारे में बात करेंगे। दीज यानी ये, दोज यानी वे। दीज का उपयोग हम नज़दीक यानी पास के वस्तुओं के लिए करते हैं, जबकि दोज का उपयोग हम दूर के वस्तुओं के लिए करते हैं। दीज दिस का बहुवचन है, जबकि दोज डैट का बहुवचन है। चलिए कुछ उदाहरण से जानते हैं। इस चित्र में इस व्यक्ति के पास एक से अधिक कुत्ते हैं। ये सारे कुत्ते इस व्यक्ति के नज़दीक ही खड़े हैं, अतः यहाँ पे दीज का उपयोग होगा। दीज आर डॉग्स यानी ये कुत्ते हैं, परंतु अब यह कुत्ते इस व्यक्ति से दूर जा चुके हैं, अतः हम दोज का उपयोग करेंगे। दोज आर डॉग्स यानी वे कुत्ते हैं। अगला उदाहरण, इस चित्र में इस व्यक्ति के पास दो गाय खड़े हैं, इसलिए यहाँ भी हम दीज का उपयोग करेंगे। दीज आर काउज यानी ये गायें हैं, परंतु अब यह गाय दूर जा चुके हैं, अतः हम दोज का उपयोग करेंगे। दोज आर काउज वे गायें हैं। अब हम अन्य उदाहरण देखेंगे। जब कई बसें हमारे नज़दीक हों तब हम बोलेंगे दीज आर बसेज ये बसें हैं। जब वे बसें दूर चली जाएं तब हम बोलेंगे दोज आर बसेज वे बसें हैं। इसी प्रकार जब कई बैग हमारे नज़दीक हों तो हम बोलेंगे दीज आर बैग्स। जब वही बैग हमसे दूर हों तब हम बोलेंगे दोज आर बैग्स वे बैग हैं। इसी प्रकार जब कई अंगूठियां हमारे नज़दीक हों तब हम बोलेंगे दीज आर रिंग्स ये अंगूठियां हैं। जब वही अंगूठियां हमसे दूर चली जाएं तब हम बोलेंगे दोज आर रिंग्स वे अंगूठियां हैं। जब कई मोबाइलें हमारे नज़दीक हों तो हम बोलेंगे दीज आर मोबाइल्स, और जब वही मोबाइलें हमसे दूर हो जाएं तब हम बोलेंगे दोज आर मोबाइल्स। इस प्रकार हम दीज और दोज के बारे में जान चुके हैं। अब हम यू के बारे में जानेंगे। यू यानी तुम। यू के साथ भी आर का उपयोग होता है। यू ऐसे तो एक वचन होता है, परंतु अंग्रेजी में इसे बहुवचन मानते हैं, इसी कारण इसके साथ आर का उपयोग होता है। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे तुम किसान हो। तुम यानी कि यू के साथ हम जान चुके हैं कि आर का उपयोग होता है, इसलिए यू के साथ हम पहले आर लगाएंगे। यू आर किसान का फार्मर, यू आर अ फार्मर। इसी प्रकार तुम अध्यापिका हो, यू आर अ टीचर। इन दोनों ही सेंटेंस में पहला सेंटेंस पुल्लिंग है, जबकि दूसरा सेंटेंस अध्यापिका स्त्रीलिंग है। हम देखते हैं पुरुष के साथ भी यू का उपयोग होता है और महिला के साथ भी यू का ही उपयोग होता है। तुम फुटबॉल खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग फुटबॉल। तुम झूठ बोल रहे हो, यू आर टेलिंग अ लाई। तो इस प्रकार हम यू के बारे में भी जान चुके हैं। अब हम वी के बारे में जानेंगे। वी यानी हम। वी में हम अपने साथ कई लोगों को संबोधित करते हैं, इसीलिए वी एक बहुवचन प्रोनाउन है। इसी कारण इसमें आर का उपयोग होता है। जैसे हम किसान हैं, यहाँ मैं अकेला किसान नहीं हूँ, मैं अपने साथ कई लोगों के बारे में भी बता रहा हूँ, इसलिए हम यानी वी बहुवचन है और यहाँ वी के साथ आर का उपयोग होगा और सेंटेंस बनेगा वी आर फार्मर्स। अगला उदाहरण, हम अध्यापिका हैं। वी आर टीचर्स। हम फुटबॉल खेल रहे हैं। यहाँ मैं अकेला फुटबॉल नहीं खेल रहा हूँ, मैं और लोगों के साथ मिलकर फुटबॉल खेल रहा हूँ,
इसलिए यहाँ पर हम यानी वी का उपयोग हो रहा है और वी के साथ आर का उपयोग होगा और सेंटेंस बनेगा वी आर प्लेइंग फुटबॉल। अगला उदाहरण, हम अखबार पढ़ रहे हैं। वी आर रीडिंग द न्यूज़पेपर। इस प्रकार हम वी के बारे में भी जान चुके हैं। अब हम दे के बारे में जानेंगे। दे यानी वे। दे ही और शी का बहुवचन है, इसी कारण इसके साथ भी आर का उपयोग होगा। जैसे वे किसान हैं, दे आर फार्मर्स। वे अध्यापिका हैं, दे आर टीचर्स। वे फुटबॉल खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। वे अखबार पढ़ रहे हैं, दे आर रीडिंग द न्यूज़पेपर। अब हम बहुवचन वस्तुओं के साथ आर का उपयोग देखेंगे। जैसे छात्र कक्षा में शोर मचा रहे हैं। यहाँ पे एक नहीं अनेक छात्र हैं, इसलिए यहाँ हम छात्रों के लिए स्टूडेंट्स का उपयोग करेंगे। स्टूडेंट्स बहुवचन है, अतः यहाँ आर का उपयोग होगा और सेंटेंस बनेगा स्टूडेंट्स आर मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। अगला उदाहरण, लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। यहाँ एक लड़का नहीं अनेक लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, इसलिए लड़कों के लिए हम बॉयज का उपयोग करेंगे। बॉयज बहुवचन होने के कारण यहाँ भी आर का उपयोग होगा और सेंटेंस बनेगा बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल। कुत्ते भौंक रहे हैं। इस सेंटेंस में कुत्ते भी अनेक हैं, इसलिए यहाँ भी डॉग्स का उपयोग होगा और डॉग्स के साथ आर का उपयोग होकर सेंटेंस बनेगा डॉग्स आर बार्किंग। अभी तक हमने जितने भी सेंटेंसेस को देखे सब अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे। अब हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस से नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें अफर्मेटिव के इज, आर, एम के बाद नॉट का उपयोग करना पड़ता है। जैसे दिस इज अ बस, इसमें हम इज के बाद नॉट लगा दें तो यह सेंटेंस नेगेटिव में बदल जाएगा। दिस इज नॉट अ बस, यह एक बस नहीं है। अगला उदाहरण, दैट इज ए बैग। यहाँ पे हम इज के बाद नॉट लगाकर नेगेटिव सेंटेंस में इसे बदल सकते हैं। दैट इज नॉट अ बैग, वह एक बैग नहीं है। शी इज शीता, इसमें भी हम इज के बाद नॉट का उपयोग कर इसे नेगेटिव सेंटेंस में बदल देंगे। शी इज नॉट सीता, वह सीता नहीं है। ही इज राम, यहाँ भी हम इज के बाद नॉट का उपयोग करेंगे और हमारा सेंटेंस बनेगा ही इज नॉट राम, वह राम नहीं है। डॉग इज बार्किंग, यहाँ भी हम इज के बाद नॉट का उपयोग करेंगे और सेंटेंस बनेगा डॉग इज नॉट बार्किंग, कुत्ता नहीं भौंक रहा है। आई एम अ फार्मर, यहाँ हम एम के बाद नॉट का उपयोग कर नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। आई एम नॉट अ फार्मर, मैं किसान नहीं हूँ। यू आर अ टीचर, यहाँ हम आर के बाद नॉट का उपयोग करके नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। यू आर नॉट अ टीचर, तुम अध्यापिका नहीं हो। वी आर प्लेइंग फुटबॉल, यहाँ पे हम आर के बाद नॉट का उपयोग करेंगे। वी आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, हम फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। इस प्रकार हम यह सीख चुके हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बदलने के लिए हमें इज, आर, एम के बाद नॉट लगाना पड़ता है और इसी प्रकार हम किसी भी नेगेटिव सेंटेंस का भी उच्चारण अंग्रेजी में कर सकते हैं। अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलना सीखेंगे, लेकिन उसके पहले हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कुछ जरूरी बातों को जान लें। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं। पहला यस या नो वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, दूसरा क्वेश्चन वर्ड वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। यस या नो वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और क्वेश्चन वर्ड वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में दो अंतर होता है। पहला अंतर, यस या नो वाले जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनका उत्तर हम हाँ या ना में देते हैं। जैसे क्या राम ने खाना खाया। अब यदि राम खाना खा चुका होगा तो हमारा उत्तर होगा हाँ राम ने खाना खाया। परंतु
यदि राम खाना नहीं खाया होगा तब हमारा उत्तर होगा नहीं, राम ने खाना नहीं खाया। हम देखें तो इस तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम केवल दो ही उत्तर दे सकते हैं, हाँ या ना, जबकि क्वेश्चन वर्ड वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम हाँ या ना में उत्तर नहीं दे सकते। हमें इनके अलावा कुछ शब्द भी बोलना पड़ता है। जैसे यदि कोई हमसे पूछे राम ने क्या खाया, तब हम उस वस्तु का नाम लेना होगा जो राम ने खाया होगा। जैसे हम मानते हैं राम ने सेब खाया होगा, तब हमारा उत्तर होगा राम ने सेब खाया। इस प्रकार हम देखते हैं कि क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम अपना उत्तर हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, बल्कि कुछ शब्द हमें बोलने पड़ते हैं। चलिए अब हम दूसरा अंतर देखते हैं। इन दोनों में दूसरा अंतर यह है कि क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्वेश्चन वर्ड जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, हु आदि जैसे क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, जबकि यस नो वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम इन क्वेश्चन वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। चलिए अब हम बारी बारी से सबके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम यस नो वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में जानते हैं। यस नो वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम इज आर एम को सब्जेक्ट के पहले लिख देते हैं। जैसे शी इज सीता, इसमें शी सब्जेक्ट है और इज उसके बाद में है। अब यदि हम इज को सी के पहले लिख दें तो यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा और हमारा सेंटेंस होगा इज शी सीता, क्या वह सीता है। इसी प्रकार आई एम अ फार्मर, यहाँ आई सब्जेक्ट है और एम उसके बाद लिखा है, परंतु यदि हम एम आई के पहले लिख दें तो वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदल जाएगा और हमारा सेंटेंस बनेगा एम आई अ फार्मर, क्या मैं किसान हूँ। अगला उदाहरण यू आर अ टीचर, यहाँ भी यू के बाद आर आ रहा है। यदि हम आर को यू के पहले लिख दें तो यह हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा और हमारा सेंटेंस होगा आर यू टीचर, क्या तुम अध्यापिका हो। अगला उदाहरण स्टूडेंट्स आर मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास, यहाँ पे सब्जेक्ट स्टूडेंट्स है और आर उसके बाद लिखा है, परंतु यदि हम आर को स्टूडेंट्स के पहले लिख दें तब यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदल जाएगा। आर स्टूडेंट्स मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास, क्या छात्र कक्षा में शोर मचा रहे हैं। इस प्रकार हम यस नो वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को जान चुके हैं। अब हम क्वेश्चन वर्ड वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे। क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जानने से पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन वर्ड्स को जानना जरूरी है, तो चलिए पहले इन्हें जानते हैं। तो सबसे पहला है व्हाट यानी क्या, व्हेन यानी कब, वेयर यानी कहाँ, हाउ यानी कैसे, हु यानी कौन, वाई यानी क्यों, हुम यानी किसको। ज़्यादातर क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इन्हीं क्वेश्चन वर्ड्स का इस्तेमाल होता है। अब चलिए क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना सीखते हैं। क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड्स को लिखते हैं, उसके बाद इज आर एम को लिखते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट को लिखते हैं। जैसे शी इज सीता, यहाँ हम हु क्वेश्चन वर्ड का उपयोग करेंगे और इज को सब्जेक्ट सी के पहले लिख देंगे। इस प्रकार हमारा सेंटेंस बनेगा हु इज शी, वह कौन है। अगला उदाहरण आई एम अ फार्मर, यहाँ हम व्हाट क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल करेंगे और एम को सब्जेक्ट आई के पहले लिख देंगे और हमारा सेंटेंस बनेगा व्हाट एम आई, मैं क्या हूँ। अगला उदाहरण स्टूडेंट्स आर मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास, यहाँ हम वेयर क्वेश्चन वर्ड का उपयोग करेंगे और आर को सब्जेक्ट स्टूडेंट के पहले लिखकर सेंटेंस बनाएंगे वेयर आर स्टूडेंट्स मेकिंग अ नॉइज, छात्र कहाँ शोर मचा रहे हैं। अब हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस के द्वारा यस नो और क्वेश्चन वर्ड वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को और भली भांति समझेंगे। जैसे पहला उदाहरण आई एम रीडिंग द न्यूज़पेपर, अगर हमें यस नो वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम एम को पहले और आई को बाद में
लिख देंगे और हमारा सेंटेंस बनेगा एम आई रीडिंग द न्यूज़पेपर। और जब क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस बनाना हो तो हम एम के पहले वाट को लगा दे रहे हैं, वाट एम आई रीडिंग। अगला उदाहरण, ही इज राम। इस सेंटेंस को यस नो वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम इज को ही के पहले लिखते हैं और हमारा सेंटेंस बनेगा इज ही राम। और क्वेश्चन वर्ड वाले इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम इज के पहले हु का उपयोग करेंगे, हु इज ही। अगला उदाहरण, दे आर प्लेइंग फुटबॉल इन द फील्ड। यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आर को सब्जेक्ट दे के पहले लिख देंगे और सेंटेंस बनेगा आर दे प्लेइंग फुटबॉल इन द फील्ड। अब अगर हमें इसे क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलना हो तो हम आर के पहले वेयर लगा दे रहे हैं, वेयर आर दे प्लेइंग फुटबॉल। इस प्रकार हम यस नो और क्वेश्चन वर्ड वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना सीख चुके हैं। चलिए अब हम कुछ वाक्यों का अंग्रेजी में उच्चारण करते हैं। हरी एक छात्र है। हरी जो कि एक नाम है, इसके साथ इज का उपयोग होगा और सेंटेंस बनेगा हरी इज अ स्टूडेंट। वे मेरे मित्र हैं। वे यानी दे, हम जानते हैं कि दे के साथ आर का उपयोग होता है और सेंटेंस बनेगा दे आर माई फ्रेंड्स। मैं धनी नहीं हूँ। मैं का अंग्रेजी आई होता है और आई के साथ एम का उपयोग होता है। हम जानते हैं नॉट इज आर एम के बाद लगता है, इसलिए यहाँ एम के बाद नॉट का उपयोग होगा और सेंटेंस बनेगा आई एम नॉट रिच। वह अध्यापक नहीं है। यहाँ वह एक पुरुष है, इसलिए वह के लिए हम ही का उपयोग करेंगे और ही के बाद इज लगेगा और जैसा कि हम जानते हैं कि नॉट इज आर एम के बाद लगता है, इसलिए यहाँ भी इज के बाद ही नॉट लगेगा और सेंटेंस बनेगा ही इज नॉट अ टीचर। क्या तुम उदास हो? यह यस नो वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट के पहले इज आर एम लगेगा। यहाँ सब्जेक्ट तुम है, तुम यानी कि यू के साथ हम आर का उपयोग करते हैं, इसलिए यहाँ यू के पहले हम आर लिखेंगे और सेंटेंस बनेगा आर यू सैड। अगला सेंटेंस, तुम कहाँ हो। यहाँ कहाँ क्वेश्चन वर्ड है जिसका अंग्रेजी होता है वेयर। तुम का अंग्रेजी यू होता है और यू के पहले हम आर लगाएंगे। इस प्रकार हमारा सेंटेंस बनेगा वेयर आर यू। तो दोस्तों, अब इन सेंटेंसों को आप इंग्लिश में उच्चारित करें और नीचे दिए गए लिंक पर अपने उत्तर को चेक करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि आपने कितना प्रतिशत उत्तर सही किया। और हाँ, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।